हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो एक्सरसाइज 2.3 के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड है, यानी कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आ चुके हैं, आप उनको पढ़ चुके हैं तो एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक्सरसाइज में भी कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिर वही डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन वाली बात होगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रूव दैट दिस सीक्वेंस whose nth टर्म आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक होगी। अब इसके लिए आपको मोनोटोनिक का पता होना चाहिए कि मोनोटोनिक होती क्या है, और उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें कंप्लीट देखिए, फिर एक्सरसाइज पे आइए। अगर देख चुके हैं तो आपका वेलकम है भी एक्सरसाइज पे। तो ऑल्सो फाइंड आउट वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। साथ में हमें यह भी बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि मोनोटोनिक चार तरीके से हो सकती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चार तरीके से मोनोटोनिक सीक्वेंस हो सकती है। अब हमें प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिक है या नहीं, ये चेक करना है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी साथ में चेक करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट है, जिनमें से चार पार्ट मैंने यहाँ लिख लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। इनको अब हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए, ये जो nth टर्म गिवन है किसी भी सीक्वेंस की, तो इसको हम मान लेते हैं लेट कि ये nth टर्म है an, और nth टर्म an यानी कि इसको लिख लेते हैं 1/n गिवन है, प्लस 1/n+1 गिवन है, प्लस 1/n+2 गिवन है, सो ऑन 1/2n-1 गिवन है। अब देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में आ जाए, लेट अस सपोज MCQ बना दिया इसका भी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, नेट वगैरह में या कहीं से ऐसा कुछ, तो बेसिकली आपको आइडिया स्टेटमेंट से ही हो जाता है। देखो यहाँ डेनोमिनेटर क्या है, n है, यानी कि छोटा है, फिर डेनोमिनेटर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, डेनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर वैल्यू सेम है 1, तो डेनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस मीन्स क्या हो गया, आगे वाली वैल्यू छोटी होती रहेंगी, तो ये क्या होंगी, डिक्रीजिंग। यानी कि स्टेटमेंट देख के हमें आइडिया लग गया कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, लेकिन बस अब प्रूव करेंगे। तो an की वैल्यू ये है। देन अगर आप an+1 की वैल्यू निकालते हो, an+1 यानी कि इससे अगली टर्म निकालते हो, ठीक है ना। देखो, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता होना चाहिए कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी वो आगे आगे फर्दर इंक्रीज होगी, यानी कि पहली वाली टर्म छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो यानी कि जब अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म आप माइनस करोगे, इंक्रीजिंग यानी कि आगे बड़े हैं पीछे छोटे हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा भी, है कि नहीं। और अगर वो डिक्रीजिंग होगी तो हम an+1 में से अगर an हम माइनस करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हम माइनस करते हैं, तो यानी कि डिक्रीजिंग वो कम हो रही है, आगे वाली कम, पीछे वाली ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर 0 आ जाता है तो दिस मीन्स ये दोनों टर्म क्या है, एक जैसी है। फिर हम और के लिए चेक करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भी। तो इसी के लिए हम an+1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो an+1 की वैल्यू होगी, n की जगह आपने n+1 पुट कर देना है, तो यहाँ n की जगह n+1 रखोगे तो स्टार्टिंग में n+1 हो गया, आगे फिर n+1 रखोगे n+2 हो गया, यहाँ n+1 रखोगे तो ये n+3 हो गया, ठीक है ना, सो ऑन लास्ट तक। जब लास्ट में आप यहाँ n+1 रखोगे, क्या रखोगे, n+1, तो n+1 रखा तो 2n+2 हो गया, और 2 - 1 1, तो 2n+1, यानी कि लास्ट टर्म क्या बनी, 2n+1। अगर लास्ट टर्म 2n+1 है तो इससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी, 1/2n रहेगी, है कि नहीं। और इससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी, 1/2n-1 रहेगी। लगातार चल रही है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, क्लियर। तो इतना मैंने लिख दिया है, ये डैश डैश लगा दिया, यहाँ पे दो टर्म लिखी है। अब हम क्या करते हैं, नाउ हम चेक करते हैं कि an+1 में से हम an को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो, इसमें से अगर ऊपर वाले को माइनस करोगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारी वैल्यू लिखी, उसके नीचे ये लिखा और माइनस कर दिया, तो इसके साइन नेगेटिव, तो n+1 से n+1,
n+2 वाली टर्म से ये, n+3 वाली से आगे वाली टर्म होंगी। इस तरीके से इस 2n से पहले क्या है, 2n-1 वाली टर्म है, तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये सारे होगी कैंसिल आउट। अब इसकी ये वाली दो टर्म बची जो क्या है पॉजिटिव, क्योंकि इसी में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ से बचा 1/2n + 1/2n+1, लेकिन इसकी एक टर्म और बच गई, ये 1/n, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं। तो दिस मीन्स ये क्या बचेगा, माइनस में 1/n, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो सभी के साइन क्या हो गए थे, नेगेटिव। तो अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2n × 2n+1, तो यहाँ 2n से 2n कैंसिल, तो कितना बचा, ये 2n+1 हो गया। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, 2n बचा, माइनस n से n कैंसिल, 2 इंटू में 2n+1 बचेगा, तो 2 × 2 4n, और ये प्लस का क्या हो गया, और माइनस का ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस बाहर लगा है। तो अब देखिए 2n 4n -4n 0 हो गया। 1 - 2 करोगे तो दिस मीन्स क्या है, -1/2n और 2n+1, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर जो an+1 है -an है, नेगेटिव है, तो दिस मीन्स लेस देन क्या आया, 0, क्योंकि n तो क्या है, नेचुरल नंबर, वो तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, बस ये नेगेटिव साइन आ गया तो ये क्या आया, नेगेटिव। तो यानी कि आगे वाली टर्म तो क्या है, छोटी है, और पीछे वाली टर्म क्या है, बड़ी है, तभी तो नेगेटिव आया। तो दिस मीन्स जो ये सीक्वेंस होगी इसमें आप क्या लिखोगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। क्लियर, बस इतना सा आपने लिख देना है ये प्रूव करके कि यहाँ ऐसा है, हेंस वी कैन से दैट दीज गिवन सीक्वेंस, या इस तरीके से कि ये क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। सेकंड पे आते हैं, तो इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, an है, और an की वैल्यू 1 + 1/2 + 1/3, आइडिया आपको हो गया होगा कि ये क्या होगी, ठीक है ना। देन हम वैल्यू निकालते हैं an+1 की, तो 1 1/2 1/3 लास्ट में सो ऑन, n की जगह क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और n+1 आने से पहले क्या आया होगा, n आया होगा, तो मैं ये लिख देता हूँ 1/n और 1/n+1, ठीक है ना, क्योंकि लगातार देखो 2 3 4 ऐसे जाता है ना, पहले n आया होगा फिर n+1, ये लास्ट टर्म ये है। अब माइनस कर देते हैं हेयर, अगर हम an+1 में से an माइनस कर देते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो इसमें से इसको माइनस किया तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से ये कैंसिल हो गया, 1/n तक ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं, ये क्लियर है। उसके बाद अब लास्ट में क्या बचा है अभी, 1/n+1, 1/n+1 ये वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू है पॉजिटिव। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाली टर्म क्या है, बड़ी, और an क्या है, छोटी है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये वाली टर्म क्या है, बड़ी है, और ये वाली छोटी है, तभी आंसर हमारा क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी है। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस मीन्स आगे वाली टर्म बड़ी, पीछे वाली क्या होगी, छोटी, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखो तो फर्स्ट टर्म यानी कि मान लिया इनकी जगह 1 रखो तो फर्स्ट टर्म सारी ये थी, तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। बस ये मत देखना कहीं ये सोचो सर यहाँ 1 था, यहाँ 1/2 था, ये तो छोटी हो रही थी, आपने इंक्रीजिंग कैसे लिख दिया। ये जस्ट एक टर्म गिवन है, उसकी पूरी सीक्वेंस नहीं है, इस पर फोकस करना। ये एक टर्म है nth टर्म, लेकिन सीक्वेंस ये नहीं है। ये एक टर्म गिवन है, फिर अगले हम नए टर्म निकाली, देखा तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो भी, फोर्थ 1/n। प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, कम से कम मैं 10 बार बता चुका हूँ इसको।
अरे भाई 1/1 लिखोगे 1 आएगा, 1/2 लिखोगे फिर छोटा हो गया, 1/3 लिखोगे फिर छोटा हो गया, 1/4 फिर छोटा हो गया। सो ये 0 को नहीं कन्वर्ट करती है। दिस मीन्स आगे से आगे ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये मोनोटोनिकली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। तो फोर्थ को आप खुद से करोगे। फिफ्थ जो पार्ट है इसमें हम मान लेते हैं कि यही है जो an है और 1/2n + 5 है। एंड अगर हम an + 1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी, n की जगह n + 1 रख दो। 1/n की जगह n + 1 रखोगे तो 2 × n + 1 + 5 होगा। तो देखो 1/2n + 2, 2 और 5 7, तो ये होगा 2n + 7। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, नाउ an + 1 में से an माइनस कर देना है। तो 1/2n + 7 में से 1/2n + 5 माइनस कर देना है। एलसीएम आया वही 2n + 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 2n + 5 इधर क्या आ जाएगा, 2n + 5 में से माइनस करना है तो माइनस का 2n और माइनस का 7, तो 2n से 2n कैंसिल, 5 - 7 यानी कि -2/2n + 7 और इनटू में 2n + 5। तो अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो दिस मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आई है यानी कि छोटे में से बड़े वाले माइनस आई होगी, तो दिस मीन्स ये क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। बस इतना आपने ध्यान रखना है भी। अब फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सारे ही ऐसे करना है। बस आप इस रिजल्ट को चेक करो कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आता है इंक्रीजिंग, बात खत्म। तो फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं वो आपने खुद से सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस an वेयर, ये जो दो पार्ट गिवन है, फर्स्ट में an की वैल्यू है n + 1/n, सेकंड में है n/n² + 1, यानी कि हमें कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है भी कन्वर्जेंट है या नहीं, या किसको कन्वर्ज करेगी वो चीज़ें। तो इसके लिए जो थ्योरम यूज होगी वो होगी मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, an ये है, तो यहाँ से ये an गिवन है, तो आगे an को हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूँ तो n/n 1 और ये क्या होगा 1/n, एंड अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ an + 1 की तो वो क्या आएगी 1 + 1/n + 1 है। अब जो an + 1 माइनस an करें तो देखते हैं क्या आता है, 1 + 1/n + 1, इसमें से इसको माइनस करना है तो -1 और माइनस का 1/n, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, n + 1 क्या आया एलसीएम, और साथ में क्या आएगा n आएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया n माइनस का, और ये क्या होगा -n और -1, ये कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू क्या आई -1/n × n + 1। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, हेयर जो an + 1 -an है वो क्या आई है, एक नेगेटिव वैल्यू आई है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई है सो द गिवन सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली, ये क्या होगी नेगेटिव है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड यहाँ पे जो an की वैल्यू है यानी कि 1 + 1/n है, ये हमेशा बड़ी रहेगी 1 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब डिक्रीजिंग है, अगर मैं इसको ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करूं तो मान लिया ये इसकी क्या आई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म फिर कम हो जाएगी, थर्ड टर्म फिर कम हो जाएगी, सो ऑन लास्ट तक मान लिया ये nth टर्म है। अब नंबर लाइन पे इस साइड जब हम चलते हैं लेफ्ट साइड तो वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट साइड चलते हैं तो इंक्रीज होती है, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सबसे बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो ये क्या है डिक्रीजिंग है। तो लास्ट वाली जो टर्म है ये an, उसको हमने देखा कि वो 1 से क्या है बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो इसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं यहाँ क्या रहा होगा 1 रहा होगा। दिस मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड बिलो है, क्या है बाउंडेड बिलो। हेयर
दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। अब देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड बिलो भी है, सो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थोर में पढ़ा था कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट होगी। अगर ऐसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता और बाउंडेड अबव होता तो दिस मीन्स वो भी क्या होती, कन्वर्जेंट होती। तो अब कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू हमें चाहिए। तो लिमिट अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, an की वैल्यू क्या है 1 + 1/n। जब n को इनफाइनाइट पुट करोगे 1 इनफाइनाइट क्या होगा 0, तो अकेला क्या बचेगा 1। तो दिस मीन्स किसको कन्वर्ज करेगी, ये 1 को कन्वर्ज करेगी। तो सिर्फ आपने यही बताना था अभी। अब उसके बाद है सेकंड पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अभी खुद से करोगे इसको, है ना। बस सेम वही प्रोसीजर। पहले देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फिर देखो बाउंडेड अबव या बिलो है। अगर है तो दिस मीन्स फिर आप क्या बोलोगे, हाँ कि अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम ये क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो फिर डायरेक्ट आपने n टेंड्स टू क्या कर देना है, इनफाइनाइट। बस सिंपल सा है, क्लियर। तो इस तरीके से सेकंड का सेकंड पार्ट भी आप खुद से करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, प्रूव दैट द सीक्वेंस व्होज nth टर्म इज दिस। अब nth टर्म हमें गिवन है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, साथ में बाउंडेड भी है, और बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगी 3/2 को। ये भी हमने प्रूव करना है अभी। अब ये वही प्रीवियस क्वेश्चन हो गया तो हम इसमें लिखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट जो nth टर्म यानी कि जो गिवन है उसको an मान लेते हैं, और वो है 3n + 4 और बाय में है 2n + 1, इस तरीके से। तो अब हम लिखते हैं नाउ हम वैल्यू निकालते हैं an + 1 की, ठीक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो 3 × n की जगह रख देते हैं हम n + 1 + 4, यहाँ भी 2 × n + 1 और +1। तो यहाँ से हुआ 3n + 3, 3 और 4 7, तो 3n + 7 हो गया। यहाँ 2n + 2, 2 और 1 3, तो यानी कि 2n + हो गया 3। नाउ अब उसके बाद इस तरीके से आप लिखोगे कि वैल्यू निकालनी है an + 1 - an की, देखते हैं पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो यहाँ से वैल्यू है 3n + 7 / 2n + 3। इसमें से an को हम माइनस कर देंगे, 3n + 4 / 2n + 1, क्लियर। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी भी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2n + 3 और 2n + 1, ठीक है ना। तो इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3n + 7 की मल्टीप्लाई होगी 2n + 1 के साथ, माइनस इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2n + 3 की मल्टीप्लाई होगी 3n + 4 के साथ, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 6n², है कि नहीं। तो 3n × 1 करोगे तो 3n, और 7 × 2 14, तो यानी कि 14 और 3 17n। ये मल्टीप्लाई तो बड़ा सिंपल है, कर सकते हो। तो 7 और × 1 तो ये हो गया 7। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमने, 2 × 3 ये वही 6n² हो गया। अब 2n और × 4, तो 4 × 2 8n और 3 × 3 9, 9 और 8 17n, 4 × 3 हो गया प्लस का 12। अब इसमें डिवाइड में है 2n + 3 और 2n + 1। जब आप इसको माइनस करोगे तो अंदर नेगेटिव साइन चला जाएगा, तो 6n² से 6n² कैंसिल, 17n से 17 कैंसिल, 7 और माइनस का 12, तो दिस मीन्स -5 और बाय में 2n + 3 और इधर आएगा 2n + 1। तो दिस मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, जो an + 1 और -an हमने किया था वो आया है नेगेटिव। सो द गिवन सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस होगी इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग है। अब बाउंडेड प्रूव करना है। अभी इसको बाउंडेड प्रूव करना है तो ये जो an है इसको हम थोड़े अलग वे में लिख लेते हैं। अलग वे में कैसे,
ये जो an है यहाँ पे जो गिवन है, इस 3n को लिख लेता हूँ मैं 2n, ठीक है ना, और इस 4 का लिख सकता हूँ मैं 1। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखना कैसे लिखा है, यहाँ n है और यहाँ 3 है। देखो बात एक ही है, 3n + 4 चाहिए था, 2n + n करोगे तो 3n और 3 + 1 करोगे तो 4, प्लस में लिखे अपॉन यहाँ है 2n + 1। अब ऐसा क्यों लिखा है वो देखिए, हम अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको। जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ से कैंसिल आउट, यह है 1 प्लस यहाँ से क्या है n + 3 और 2n + 1। जो यहाँ पे an है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से। देखो 1 तो है ही, 1 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, चाहे 0.001 ही क्यों ना प्लस हो। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी के लिए क्या है, 1 से बड़ा है। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है ना, ये क्या है, बाउंडेड बिलो है। अगर बाउंडेड बिलो है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। हेंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑल्सो, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। और किसको कन्वर्ज करेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, क्या थी 3n + 4, 3n + 4 बाई 2n + 1। देखते हैं किसको कन्वर्ज करेगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर से n लिया हमने कॉमन, तो ये 3 + 4 बाई n बचा, नीचे से भी n कॉमन, तो 2 + 1 बाई n बचा, n से n कैंसिल आउट, n को इनफाइनाइट पुट करोगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट ये भी 0, तो अकेला 3 और 2 बचा, तो वैल्यू क्या आई 3/2। दिस मीन्स ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 3/2 को। तो हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी प्रूव कर दिया, बाउंडेड भी प्रूव कर दिया, और कन्वर्जेंट टू 3/2 ये भी प्रूव कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज an इक्वल टू √n + 1 माइनस √n। अब वही जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 में था, इसको हमने मोनोटोनिक, बाउंडेड और कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अब देखो अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड हो गया तो कन्वर्जेंट तो क्या होगा, ऑटोमेटिक, बस किसको कन्वर्ज करेगा ये प्रूव कर देंगे हम। तो इसके सोल्यूशन में देखिए, यहाँ पे है जो इसकी nth टर्म है an है, वो है √n + 1 माइनस √n भी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं। सिंपल वे में कैसे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करोगे तो √n + 1 प्लस √n से मल्टीप्लाई, और √n + 1 प्लस √n से ही डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हो गया a² - b, a + b, तो a² - b², तो a² - b करोगे तो ये पहले का अंडर रूट हट गया, माइनस में b², और अपॉन अंडर रूट में क्या है n + 1 प्लस √n। तो यहाँ n से n हुआ कैंसिल आउट, तो दिस मीन्स 1 अपॉन √n + 1 और प्लस √n, ये nth टर्म की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, an + 1 की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगी 1 अपॉन n + 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो गया, n + 2 हो गया, प्लस यहाँ n + 1 रखोगे तो क्या हो गया, n + 1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे एज वी नो दैट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एज वी नो दैट कि जो √n + 1 है वो ग्रेटर होगा √n से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये तो सिंपली पता होना चाहिए, n की जगह 1 रखो, 1 + 1, √2 बड़ा होगा √1 से, सिंपल सी बात है। या फिर √3 बड़ा होगा √2 से, यानी कि बड़े नंबर का अगर √ करोगे तो वैल्यू भी तो क्या आएगी, बड़ी, और छोटे का करोगे तो छोटी आएगी। तो ये हमें पता है। अब यहाँ से है जो 1/√n + 1 है प्लस √n है, और 1 में √n + 1 और प्लस √n + 2, यानी कि ये वाला मैंने यहाँ लिख लिया, ये वाला यहाँ लिख लिया। अब इसमें से हमें बताना है भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है अभी, ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमने देखना है कि an + 1 माइनस an, इसकी वैल्यू क्या आएगी। भी पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आती है तो दिस मीन्स इंक्रीजिंग होगी सभी n के लिए। तो अब देखो
1 के डिवाइड में, ये डिवाइड वाला जो डेनोमिनेटर है जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। अब देखो √10 + 1 दोनों में है, √10 + 1 सेम है, लेकिन यहाँ तो √n ऐड हो रहा है और यहाँ √10 + 2, यानी कि ये वाला डेनोमिनेटर क्या है, बड़ा, और ये वाला क्या है, छोटा। तो जहाँ डेनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दिस मीन्स ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेयर ये वैल्यू किसकी थी, an की, तो an इज ग्रेटर देन an + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है an बड़ा है और an + 1 छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो सो an + 1 - an नेगेटिव है तो वो क्या आएगी, लेस देन 0। देन दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, ये क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी भी। क्लियर। अब यहां से देखिए, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फिर हमें बताना है कि बाउंडेड होगी या नहीं होगी। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन किसकी तरफ आ रही है वो हमें बताना है। क्लियर कट है ना। अब यहां से देखो, ये थी an की वैल्यू जो हमने रेशनलाइज करने के बाद निकाली है, ये वैल्यू, और ये वैल्यू थी सिंपल जो स्टार्टिंग में गिवन थी, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से देखें, हमने क्या बताना है, बाउंडेड। अब ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड बताने के लिए हमें क्या बताना होता है कि इसका बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब बाउंड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है हम वैल्यू बता देते हैं भी, किस केस में ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या किस नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी। इन दोनों में से आप कोई भी केस ले सकते हो, √10 + 1 - √10 ले सकते हो, और या फिर ये वाली वैल्यू ले सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से जो an है, ये फर्स्ट वाली ले लेता हूँ मैं, √n + 1 - √n है। अभी मैंने क्या बताया था कि √n + 1 है, जो बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ये क्या होगी, बाउंडेड बिलो। अब कन्वर्जेंट चेक कर लेते हैं, तो कन्वर्जेंट तो डेफिनेटली होगी क्योंकि ये क्या हो गया, मोनोटोनिक भी और बाउंडेड भी। कन्वर्जेंट चेक करने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमें an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू ये आई है, तो 1/√n + 1 और प्लस √n, n को जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये आएगा 1/∞, यानी कि जो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो दिस मीन्स ये किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। तो यही साबित करना था, मोनोटोनिक, बाउंडेड और कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रूव दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय, अब ये an कोई सीक्वेंस है, 1/n + 1, 1/n + 2, सो 1/2n, तो इज कन्वर्जेंट, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड ये जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है, ये 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगी, ये हमें प्रूव करना है अभी। तो यहाँ से देखिए इसके सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ये an की वैल्यू गिवन है। क्लियर है, जो an है वो है 1/n + 1, फिर आगे डेनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 1/n + 2, फिर सो ऑन, लास्ट में 1/2n + 1 है। अगर हम an + 1 की वैल्यू निकालते हैं तो n की जगह n + 1 पुट कर दीजिए, तो n की जगह n + 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, n + 2 + 1/n + 3, सो ऑन लास्ट तक। जो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म आएगी, n की जगह n + 1, तो 2n और +2 हो गया, तो 1/2n + 2 ये लास्ट टर्म आई। अगर इससे पहले वाली टर्म देखें तो क्या आएगी, 1/2n + 1, इससे पहले वाली देखें तो क्या आएगा, 1/2n, तो सो ऑन। इस तरीके से मैंने लास्ट की 3 टर्म लिख दी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नाउ वैल्यू निकालते हैं an + 1 - an की, ये हमें चेक करना है अभी। जब an + 1 में से an आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि 1/n + 2 से ये टर्म कैंसिल आउट, 1/n + 3 से आगे वाली कैंसिल आउट, सो ऑन 1/2n तक कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो बचेंगे ये लास्ट की दोनों पॉजिटिव, यानी कि 1/2n + 1 + 1/2n + 2
और माइनस में क्या आएगी, ये एक जो रहेगी स्टार्टिंग में 1/n+1। तो सिंपली इसकी वैल्यू निकालते हो, एलसीएम ले लेते हैं 2n+1, 2n+2 और n+1, ठीक है ना। तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, बस सिंपल सा फंडा है। अब मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से ये वो कैंसिल आउट, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी ऊपर, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2n², ठीक है ना। और यहाँ से देखो 2n और 2n 4n और 2 × 1 ये 2 प्लस, अब 2n+2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो ये 2n² और यहाँ से 2n और n 3n और 1 × 1 ये हो गया प्लस का 1, ठीक है ना। अब थोड़ा लंबा चल रहा है आगे, n+1 से कैंसिल आउट, ये नेगेटिव और इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखी जाएगी तो 2n और 2n ये माइनस का हो गया 4n², क्योंकि नेगेटिव साइन है सभी को नेगेटिव बना देगा। अब 2n × 2 4n और 2n × 1 2n, तो 4 और 2 6n और 2 × 1 ये हुआ माइनस का 2, ठीक है ना। तो अब देखो 2n² और 2n², 4n² और 4n² है नेगेटिव। अब देखो 4n और 3n 7n और -6n, तो क्या बचा ओनली n। अब उसके बाद ये +2 है, ये -2 है, कैंसिल आउट, और साथ में ये क्या आएगा 1, तो n+1 अपॉन 2n+1 और यहाँ से 2n+2 और n+1। अब n+1 से फिर n+1 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा है 1/2n+1 और 2n+2। तो ये वैल्यू क्या आ गई भी, पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ से लिखेंगे है जो an+1 है माइनस an है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि an+1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर होगा an से फॉर ऑल n ग्रेटर देन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली, अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो दिस मीन्स मोनोटोनिकली क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी भी। अब ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। उसके बाद अब बात करते हैं an पे। जो an की वैल्यू है वो क्या है 1/n+1, 1/n+2 सो ऑन 1/, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2n। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो nth टर्म है इसमें से सबसे छोटी टर्म कौन सी है या सबसे बड़ी कौन सी है, तो 1 के डिवाइड में n+1 आगे आगे ये डेनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ डेनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये वाली टर्म सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये लेस देन इक्वल टू होगी 1/n+1 प्लस 1/n+1 प्लस सो ऑन n टाइम्स। अगर ये जितने टाइम्स ये हैं उतने टाइम्स ये लिख दें तो दिस मीन्स देखो सारी बड़ी बड़ी वाली टर्म इकट्ठी कर दी हमने, यहाँ बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, तो दिस मीन्स ये कंप्लीट, तो इस कंप्लीट से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा, n टाइम्स इनको ऐड करोगे तो n/n+1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो an लेस देन इक्वल टू n/n+1, अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये न्यूमरेटर ये डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमेशा छोटे रहेगा डेनोमिनेटर से। अगर छोटा है तो दिस मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, क्योंकि अगर जैसे न्यूमरेटर छोटा है, मान लें न्यूमरेटर है 4, डेनोमिनेटर है 5, तो क्या 1 से बड़ी ये वैल्यू आने के चांसेस है, कभी भी नहीं। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिला कि जो an की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर। अब लेस देन इक्वल टू 1 है तो दिस मीन्स अब ये क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, ठीक है ना। तो आप लोग ये लिख सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है जो वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब बाउंडेड अबव भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, तो दिस मीन्स ये क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो एक केस और ले लेते हैं कि जो an की वैल्यू है यहाँ
वो है 1/n+1, 1/n+2, सो ऑन 1/2n। अब ये जो 1/2n है ये सबसे छोटी टर्म है इसकी nth टर्म की, है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि डेनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैल्यू छोटी होती रहेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ अब जो an है, an की वैल्यू ये 1/n+1, 1/n+2, सो ऑन 1/2n, ये प्लस में। यहाँ क्या आया था देखो, यहाँ इस केस में लेस देन इक्वल टू 1 आया था। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 1/2n, 1/2n, सो ऑन, ये अगर आप n टाइम्स लिख देते हैं तो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस टर्म की सबसे छोटी छोटी, ये तो सारी सबसे छोटी टर्म है। अब देखो ये बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है। देखो ये लास्ट वाली सबसे छोटी, आगे वाली तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है ऐसे तो, इस साइड से चलोगे तो दिस मीन्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दिस मीन्स an है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऐड करोगे तो n/2n बनेगा, n से n कैंसिल आउट, तो an है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 ये an है जो 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल है, और लेस देन इक्वल टू क्या आया है, 1। दिस इम्प्लाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, और ये कन्वर्जेंट तो हो ही गई, क्योंकि ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है, तो दिस मीन्स ये कन्वर्जेंट है, और साथ में हमने क्या कर दिया, ये वाला रिजल्ट प्रूव कर दिया। बस इन स्टेप्स पे आपने फोकस रखना है कि ये कैसे लिखे गए हैं, ये 2 स्टेप। अगर ये क्लियरली आपको समझ में आ गए ना तो सारा क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। सो दैट, यहाँ फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, सो दैट दिस सीक्वेंस an डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू √2। ये कुछ अलग टाइप से स्टेटमेंट गिवन है। a1 की फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी कि √2, और an+1 है अंडर रूट में 2an। ये हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज करेगी 0 को, ये सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसमें a1 और an+1 की वैल्यू गिवन है। जनरली हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होता है, nth टर्म गिवन होती है, कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक, बाउंडेड प्रूव करना है। पहले 5 में हमने ऐसे किया, तो 6 थोड़ा अलग है। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखिए, यहाँ पे जो गिवन है हेयर, a1 की जो वैल्यू है वो है √2, एंड जो an+1 है उसकी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 2 × an है भी, ठीक है ना। अगर आपको a2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे an+1 में n की जगह 1 पुट कर दोगे तो 1 और 1 2, तो ये क्या हो गया a2। तो n की जगह 1 पुट करना है तो ये क्या आया, अंडर रूट में 2 और a1 आया, और a1 की वैल्यू क्या है 2, ये अंडर रूट है ही, a1 की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो इसके अंदर क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर। उसके बाद आप लिखोगे एज वी नो दैट, कि जो अंडर रूट 2 होता है वो ग्रेटर देन होता है 1। ये आपको पता होगा क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आती है अभी। अब अगर 2 की मल्टीप्लाई आप अंडर रूट 2 के साथ करोगे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई एक ऐसी वैल्यू के साथ करोगे जो 1 से बड़ी है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 पॉइंट समथिंग के साथ करते हो तो वो नंबर उससे तो बड़ा हो जाता है खुद से, तो है कि नहीं। यानी 2 × 1 पॉइंट चाहे 001 लगा लो तो वो 2 से तो बड़ा ही आएगा। तो इस तरीके से तो 2 ग्रेटर देन है 2 से। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट लूँ, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो दो इसका अंडर रूट भी तो बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 भी बड़ा होगा अंडर रूट 2 से। अब ये अंडर रूट में 2 किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आई थी a2 की, तो दिस मीन्स a2 है जो वो बड़ा होगा, और अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू है a1 से। यानी कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से क्या है, बड़ी है। लेकिन अकेली सेकंड टर्म से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भी सारी ही बड़ी होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सेकंड वाली फर्स्ट से बड़ी हो, थर्ड क्या पता छोटी हो, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट कि जो an+1 है वो ग्रेटर है an से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सीक्वेंस के अंदर ये हमने सपोज कर लिया, अभी प्रूव भी करेंगे, फिलहाल सपोज किया है। तो an+1 अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बात एक ही है,
यहाँ भी क्या होगा 2an होगा भी, तभी ऐसे ही होगा। अगर दोनों साइड में अंडर रूट कर देता हूँ तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 2 इंटू में an+1 का अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए अगर यहाँ n+1 है तो उससे छोटा एक यहाँ n होना चाहिए। अगर अंदर n+1 है तो बाहर क्या लिखा जाएगा, an+2 बन गया, इसका अर्थ वो ग्रेटर होगा। अब ये किसकी वैल्यू है, an+1 की, ठीक है ना। तो अब हमने सपोज ये किया था an+1 बड़ा है an से, और इसने से हमने साबित क्या कर दिया कि इससे an+2 बड़ा होगा an+1 से। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में आया था 4th चैप्टर में, जब हम n की वैल्यू पहले 1 प्रूव करते थे, 1 के लिए ट्रू हो गया, फिर k रखते थे, k के लिए हम सपोज कर लेते थे, फिर उसका यूज करके k+1 के लिए इसको ट्रू कर देते थे। वही चीज़ है, फर्स्ट में हमने ये प्रूव कर दिया, फिर an+1 के लिए इसको ट्रू मान लिया और n+2 के लिए ट्रू हमने प्रूव कर दिया इस रिजल्ट का यूज करके। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस sequence is monotonically, ठीक है ना, monotonically increasing, ठीक है ना। here जो an+1 है वो ग्रेटर होगा an से for all n belongs to natural number। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने ये लिख दिया है अभी, ऐसा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू है, सॉरी an लिख दिया, a1 वो है √2, और √2 है जो वो लेस देन है 2 से। ध्यान से समझो भी, किसी ने भी नंबर का √2 उस नंबर से तो लेस देन ही होगा। जैसे 4 का √2 होता है तो 4 से तो लेस ही होता है, हर एक नंबर के केस में ऐसा होता है। तो अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, अब यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जो an है वो भी लेस देन रहेगा 2 से, लेस देन है 2 से। अब अगर an भी लेस देन 2 है और अभी a1 तो लेस देन 2 है ही, हमने मान लिया कि लास्ट टर्म भी क्या है, लेस देन 2, क्लियर। अब अगर an लेस देन 2 है देन दिस इंप्लाइज, अगर आप an+1 की वैल्यू निकालते हो, an+1 की वैल्यू है √2 और यहाँ है an, क्लियर। an 2 से छोटा है, लेकिन अगर मैं an की जगह 2 ही लिख दूँ इसमें भी, 2 इंटू में 2 का अंडर रूट भी 2 ही लिख दिया, लेकिन हालांकि है 2 से छोटा, तो ये 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2। तो यानी कि जो an+1 है, अगर an की वैल्यू 2 हो जाती है तो वो 2 हो जाता है। तो यहाँ से, लेकिन 2 तो नहीं है, 2 से तो क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो an+1 है वो लेस देन क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 तो तब वैल्यू आएगी इसकी जब an 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर an 2 के बराबर हो जाता है तब an+1 भी क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। लेकिन ये तो 2 से क्या है, छोटा है, तो ये an+1 भी क्या होगा, लेस देन 2 होगा। सिंपल सी बात है, an भी लेस देन 2, an+1 भी लेस देन 2 और a1 भी लेस देन 2, यानी कि सारे ही टर्म क्या आ रही है, लेस देन 2 आ रही है। तो यहाँ पे भी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट कि जो an है लेस देन 2 रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भी लेस देन 2 है और ये क्या आई है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आई है। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, तो ये क्या होगी, बाउंडेड अबव एंड कन्वर्जेंट ऑल्सो, यानी कि ये क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। क्योंकि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट पक्का होगी। बाय मोनोटोन
कन्वर्जेंस थ्योरम जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अब सपोज कर लेते हैं हम लेट कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अब किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी वो हमें बताना है कि जो an है लेट सपोज वो किसी भी नंबर मान लिया l लिख लो, p लिख लो, n लिख लो, p मान लेता हूँ चलो मैं कि ये p को कन्वर्ज कर रही है। अभी सिंपल सा हो गया। अगर ये p को कन्वर्ज कर रही है, देखो an हमें पता नहीं था, हमने सपोज किया, इस वजह से पता होता तो उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके देखते। सिंस यहाँ पे देखिए कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है an प्लस 1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वही आएगी जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an आता है, क्योंकि a इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होता है, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होता है। या n को इनफाइनाइट पुट करोगे ये भी क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, बात तो एक ही है, तो दिस मीन्स इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब an प्लस 1 की वैल्यू क्या है, यह देखिए an प्लस 1 की वैल्यू ये है √2 और an इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की है, सॉरी p, मैंने स्टार्टिंग में l लिखने वाला था मैं, तो इस वजह से यहाँ भी l लिख दिया, तो p लिखा है तो p लिखोगे, l लिया है तो आप l लिखोगे, ठीक है ना। वो ज़्यादातर l लेते हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा चेंज किया, इस वजह से l ही लिखा गया। तो ये हो गया। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2an इक्वल टू क्या हो गया p स्केयर, है कि नहीं। जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है an में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है p, तो ये वैल्यू क्या बनी 2p, तो दिस मीन्स 2p इक्वल टू p स्केयर। उधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे p स्केयर माइनस 2p इक्वल टू 0। अगर p स्केयर माइनस 2p 0 है, p कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचा p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की दो वैल्यू आई, या तो p 0 होगा या फिर p की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है कि नहीं। p की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी 2 होगी। लेकिन इसने क्या बोला था कि जो सारी टर्म्स हैं इसकी, ये जो an है वो क्या है लेस देन 2 है कि नहीं, लेस देन क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वो तो हो जाएगी रिजेक्ट, क्लियर, 0 क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू ही ये 2 से छोटी आ रही है, दिस मीन्स 0 तो हो गया रिजेक्ट। अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो an है वो किसको कन्वर्ज करेगा 2 को, तो p की वैल्यू यहाँ 2 वैलिड होगी, 0 वैलिड नहीं होगी। अब 0 वैलिड होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सारी टर्म देखो ये इंक्रीजिंग में है, मान लिया यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, a3 जैसे नंबर लाइन है, सोन an है, ये जो सारी टर्म है ये 2 से छोटी आ रही है, ये 2 से छोटी है, तो ये 0 को थोड़े ना कन्वर्ट करेगी, तो आगे 2 को कन्वर्ट करेगी, 0 तो यहाँ क्या हो गया रिजेक्टेड हो गया, तो इस वजह से किसको कन्वर्ट कर रही है 2 को। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट करेगी 2 को कन्वर्ट करेगी। अब 6th का जो सेकंड पार्ट है भी, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो बिल्कुल डिट्टो है, एज इट इज सेम है जैसा अभी मैंने फर्स्ट किया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बाकी के कंपैरिजन में, जो पहले 5 थे वो काफ़ी इजी थे, अब 6th में थोड़ी सी स्टेटमेंट हिला डुला के इधर उधर से दे दिए, तो इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, लेकिन अगर एक बार और आप रिवाइंड करके वीडियो देख लेंगे तो और भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो 6th का सेकेंड पार्ट है जो वो आपने खुद से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 2.3 के 1 to 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 12 वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।